कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हम आपको अपने अनुभव चैनल पर श्रोताओं की मुलाकात करा रहे हैं अनुराधा गोयल जी से। अनुराधा गोयल जी कल्चर की फील्ड में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और कलाकारों के बीच बहुत लोकप्रिय रही हैं और उन्होंने 25-30 साल तक एक सीनियर पोजीशन पर संस्कृति विभाग में काम किया और प्रदेश में जो सांस्कृतिक गतिविधियां समय काल परिस्थिति और जैसे नायक चेंज होते रहे उसके बीच में उन्होंने स्ट्राइव किया है सक्सेसफुली। एंड रिटायरमेंट के बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग असाइनमेंट कर रही हैं, वो अभी उन्हीं के मुंह से हम आपके सामने लेके आएंगे। आपका अनुराधा जी स्वागत है हमारे क्लब में, इसमें पॉडकास्टिंग स्टेशन पर, और वी वुड लाइक टू लिसन टू यू योर जर्नी ऑफ योर लाइफ। हाउ हैज बीन द चैलेंजेस कल्चर में रही, तो किस तरह कभी अचानक प्रायोरिटी हो जाया करते थे अम्बेडकर जी, कभी हो जाते थे लोहिया जी, कभी हो जाते थे दीनदयाल जी, कभी तो जैसे जैसे नायक बनते गए और कल्चर पर जिस तरह का प्रेशर रहा उसके बीच में हाउ डिड यू स्टीयर दिस लाइफ? धन्यवाद अरविंद जी। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगी कि आपने मुझे अपने इस चैनल पर बुलाया और मुझे मौका दिया लोगों से अपने अनुभवों को शेयर करने का। आपने जैसे बताया कि मैं कल्चर डिपार्टमेंट में 25 साल के करीब मेरा अनुभव रहा है। उसके पहले मैं ब्यूरो ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेज में मैंने नौकरी करी है। तो मेरा जब मैं कल्चर डिपार्टमेंट में आई तो इट वाज अ कंप्लीट, जिसको कहते हैं कि कंप्लीट चेंज, सी चेंज था एकदम, बिकॉज मैं मैनेजमेंट फील्ड में थी और यहाँ पर एक कल्चरल गतिविधियों में आपको काम करना था। सो मेरे को इनिशियली तो आई मस्ट एडमिट कि मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टी रही उसको ट्रांजिशन करने के लिए। बट वन ट्रांजिशन वाज फ्रॉम ब्यूरो ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस टू कल्चर। देन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम कल्चर मैंने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन कर लिया, बैक टू इंडस्ट्री चली गई और फिर उसके बाद एक ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म में चली गई, आर्थर डी लिटल। सो मेरे जो लैंडमार्क जिसको कहते हैं कि अनुभव रहे हैं, तो वो अलग अलग वैरिड फील्ड्स के रहे हैं सरप्राइजिंगली। एंड मतलब ये मेरा प्लान्ड ट्रैजेक्टरी नहीं है, लेकिन ऑफर्स आते गए और मैंने आईएम में भी काम किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में भी काम किया है, बिटवीन ब्यूरो एंड कल्चर। बड़ी आपने जो बात इम्पोर्टेंट बात इसमें कही है इंटरव्यू में, हम लोग शायद ओल्ड एज के लोगों की एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो न्यू लर्निंग्स के लिए स्लाइटली क्लोज्ड, वो जो जिंदगी में जैसे उन्होंने जो अनुभव प्राप्त कर लिया और जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हासिल की, शायद नई चीजों को हम लोग बहुत शक की निगाह देखते हैं। वी आर क्लोज टू इट प्रोबेबली। तो ये जो आपने बताया ना कि ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज से आप कल्चर में आए, तो आपने कल्चर इज नॉट ए सिंपल एरिया टू वर्क अपॉन, एंड देन शिफ्टिंग टू पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो आपकी कैपेसिटी लर्निंग की है, माशाल्लाह, ये आप आई थिंक श्रोताओं को ये हम लाइक टू शेयर दिस
कि प्लीज देखिए कंप्यूटर एज आ गई है, हाँ, और जो लोग अभी ओला और उबर बुलाने में उनको दिक्कत हो रही है हाँ, और बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, दे हाँ, विल हैव टू लर्न इट कम हाँ, व्हाट में, हाँ। और उनको ये किसी न किसी सीखना जरूर पड़ेगा। हम्म। आप बताएं अपने अनुभव कल्चर मैं में। आपने एक बहुत दुखती रग पर उंगली रखी है, जी क्योंकि जब तक मैं संस्कृति विभाग में थी तब तक मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ी कंप्यूटर की, क्योंकि आपके पास असिस्टेंट्स होते हाँ, हैं, हाँ। आपके पास आशुलिपिक होते हैं, जी, तो आपको केवल डिक्टेशन देना होता है, आपको खुद बैठ करके कंप्यूटर से नहीं जूझना पड़ता है। दैट्स राइट। लेकिन जब मैंने रिटायरमेंट के बाद मुझे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में आया, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उन्होंने मुझे लैपटॉप ला करके दिया, मुझे असाइनमेंट के साथ मिला, तो मेरे को खोलना नहीं आता था। और थोड़ी बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गई थी जब मैंने अपने असिस्टेंट से कहा इसको खोलेंगे कैसे, तो इसे आपको आता नहीं है, हमारा तो सारा काम इसी में ही होता है। तो हमने कहा ये तो अब बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं 2-4 महीने तो बड़े उसमें रही कि मैं कैसे करूंगी इस काम को। मैं रेजिडेंट डायरेक्टर थी, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, पूरे उत्तर प्रदेश की काम की जिम्मेदारी थी, और सारा काम सब पेपरलेस, सारी की सारी गतिविधि। हुआ कैसे अनुराधा, ये तो बताओ, बस सीखा कि नहीं सीखा ये बताओ। मैंने फिर अपने असिस्टेंट्स को लेकर के उनको गुरु बनाया। अच्छा। वो लोग सब यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये लोग तो आजकल दे आर स्मार्टर देन, ये तो दे आर बोर्न विद कंप्यूटर फिंगर्स। तो उन्होंने बस उनसे पूछते रहते थे कि अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। 1-2 घंटे उनसे पूछ करके अपने काम चलाऊ तो हमने सीख लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आई डिसाइडेड कि ये काम चलाऊ तो चलता है, लेकिन जरा सा भी फंसता था मामला तो हम फिर उसमें हो जाते थे। तो अब आफ्टर मेरा खैर 2-2.5 साल का वो असाइनमेंट था, उसके बाद मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं कंप्यूटर एजुकेशन में पहले अपने आप को एनरोल करूं। तो मैंने अपने आप को अपटेक में एनरोल किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, देन मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया था कि मुझे आर्थर डी लिटिल का ऑफर आ गया। तो मैं 2-4 दिन ही गई थी अपटेक में कि आर्थर डी लिटिल ने मुझे एम्प्लॉय कर लिया विद द रिजल्ट। और यहाँ पर तो फिर भी मेरे असिस्टेंट से पीएचडी में, आर्थर डी लिटिल में आई वाज ऑन माय ओन। ओके। तो मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। वन मैन शो। हाँ। तो वन मैन शो चलता रहा एट माय लेवल। तो मैं ना कंप्यूटर कोर्स कर पाई ना कुछ, लेकिन गनीमत ये रही कि थोड़ा सा, क्योंकि 2.5 साल का बैकग्राउंड हो गया था, तो आई बिल्ट अपॉन इट। फिर मेरा दिसंबर में ख़त्म हुआ, 31 दिसंबर को आर्थर डी लिटिल 2021 मेरा ये ख़त्म हुआ कोर्स, ये असाइनमेंट। फिर मैंने अगेन आई वेंट बैक टू अपटेक। तो मैंने करीब 1.5-2 महीने फिर सीखा वहाँ पर, यू नो, कि सो दैट लेट मी अपस्किल माई सेल्फ फर्दर। तो अभी कोई गिल्ट तो नहीं कहने में कि आप कंप्यूटर सीख गई हैं, कह पाएंगे कि नहीं? मैं ये नहीं कह पाऊंगी। हाँ, काम चलाऊ ये है कि थोड़ा बहुत हम अपना चला लेते हैं, थोड़ा मतलब भर का चला लेते हैं, बट यस अभी भी मतलब बहुत टेक्निकल उसमें हम नहीं जा पाते हैं, बट यस आई कैन डू इट। जी अनुराधा जी, आपके 25 साल के करियर में एक बड़े इंटरेस्टिंग, हम लोग जो बाहर से देख के सिस्टम देखते रहे, तो कई तरह की सरकारें आई, उनकी अलग अलग उनके नायक थे और उनकी सांस्कृतिक प्रायोरिटीज फर्क थी। ये एक जो समस्या होती थी, अचानक से आपको खबर आई कि साहब आपको 500 अम्बेडकर जी की मूर्तियां बनानी है, फिर खबर आई कुछ जनेश्वर मिश्रा जी की 100 मूर्तियां बनानी है, लोहिया जी की बना देनी है। ये जो इस तरह के ड्राइव चलते थे, कभी दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्तियां बना देनी है। तो जब सरकारों के बदलने के साथ संस्कृति के भी नायक कुछ स्थानीय निकल के आते थे, कुछ बाहर से इंपोर्ट भी होते थे, उनकी भी फोटो और उनके बारे में चर्चा थी। तो ये जो आप लोगों को झटके लगते थे, तो ये जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को लोग कहते हैं कि चली जा रही है 2000 साल की, इसके बीच में कैसे आप लोग कार्य करने में क्या क्या दिक्कतें आती थी? That will be very interesting. आपने जो ये जैसा कि कहा कि हम लोग की जो सांस्कृतिक परंपराएं इतनी सुदृढ़ हैं और इतनी पुरानी हैं कि वो एक जो भी होता है, पहले भी इस तरह के हलचल होते रहते थे, अलग अलग सरकारें, अलग अलग निज़ाम होते थे, लेकिन उसी तरह से जैसे वो तब भी चलती रही, आज वैसे ही कल्चर डिपार्टमेंट में भी चलती रही। और कुछ स्थायी प्रिंसिपल्स होते हैं, वर्किंग के कुछ स्थायी प्रिंसिपल्स होते हैं, कल्चर के कुछ स्थायी प्रिंसिपल्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव कि हम
राम की बात कर रहे हैं कि कृष्ण की बात कर रहे हैं कि बुद्ध की बात कर रहे हैं कि किसी और जैन उसमें की बात कर रहे हैं, किसी और नायक की बात कर रहे हैं। तो हमारे कुछ स्थायी जो प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर हम बिल्ड करके बस केवल हम उन्हें समय के हिसाब से, समय के अनुरूप उनको मोल्ड करना होता था। तो उसमें ज़रूर एक हम लोग की एक क्रिएटिविटी ज़रूर सामने आती थी। हम लोगों को एक सोचने का, जैसे नॉर्मली एक सरकारी विभाग के साथ ये आइडेंटिफाइड है कि जो आप 20 साल से करते आ रहे हैं वही फाइल आप साइड करते रहिए, चिड़िया बिठाते जाइए, चलते रहिए। कल्चर डिपार्टमेंट में एक ये मौका दिया कि हर बार आपको नए तरीके से सोचना है। तो आपको जो बिल्ड करना है अपने स्थायी प्रिंसिपल्स पर, तो उसको लेकर के एवरी टाइम कोई अगर नया नायक सामने आता था तो इट वाज अ क्रिएटिव प्रोसेस। एंड क्रिएटिव प्रोसेस में फिर हम लोगों को आइडेंटिफाई करने होते थे हु आर द एक्सपर्ट्स, और उनसे सलाह लेकर के फिर हम लोग को टेलर मेक करना होता था अपने अपने कार्यक्रम, और हम लोगों को प्लानिंग उस हिसाब से करनी होती थी। तो इट वाज, आप 25 साल हमारे कैसे निकल गए, इतना एक्टिव वो 25 इयर्स का पीरियड था। तो मैं समझती हूँ केवल इस कारण से बहुत आकर्षक रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, क्योंकि हर बार एक नई सोच होती थी और हर बार अपने आप को मोल्ड करना पड़ता था। तो वो एक ज़रूर एक उसका प्लस पॉइंट था। नेगेटिव पॉइंट ये था, जैसा कि आपने कहा कि विभिन्न सरकारें आई, उनके अपने अपने आइडियोलॉजीज थे, अपने अपने उनके नेता थे। अब उनके नायक भी अलग अलग थे उनके नायक अलग अलग थे। अब हम अगर मान लीजिए किसी की मूर्ति एक्स गवर्नमेंट में बना रहे हैं, वाई गवर्नमेंट आई, उसने उस पर बैन लगा दिया। बैन तो छोड़िए, इंक्वायरी बिठा दी। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती थी। इसका कॉमिकल पार्ट भी है। मान लीजिए आपसे कहा कि साहब 300 अम्बेडकर चाहिए, अब अम्बेडकर जी 200 ही आ पाए, सप्लाई हो पाए, 100 अम्बेडकर जी बचे रह गए, मतलब नहीं लग पाए, नहीं आर्टिस्ट बना पाया। अब वो अगली रिजीम जब बदली जिसमें अम्बेडकर जी की वैल्यू खत्म हो गई, वो 100 अम्बेडकर जी और आ गए। उनका क्या करते हैं आप लोग, करते क्या थे आप लोग? हम लोग ने इसका एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि सेफगार्ड ये रखा हुआ था कि हम भले ही ऑर्डर कुछ भी देते रहे, वो अपनी जगह है। 25% एडवांस देते थे बनने का, अप्रूव होने का 50% देते थे, लेकिन 50% हम पेमेंट करते थे ऑन इंस्टॉलेशन, मूर्तियों के इंस्टॉलेशन पर। तो कम से कम हमारा अगर वो इंस्टॉल नहीं हुई तो हमारे 50% तो बच ही जाते थे। तो 50% तो हमें उनका देना पड़ता था। जनरली मूर्तियां जो होती हैं वो मूर्तिकारों के पास ही रहती हैं। इट इज ओनली जब उनको इंस्टॉल करना होता है तब मूर्तिकार उसको स्थल पर ले जा करके उसकी इंस्टॉलेशन कराते हैं अपनी देखरेख में। तो 50% कॉस्ट तो डेफिनेटली हम लोगों की ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंस गई जहाँ पर बाद में उसकी रेलेवेंस खत्म हुई है। अच्छा, ये तो रहे आपकी जिंदगी और नौकरी का सफर। 60 साल की उम्र हो गई, इसमें भी आपने कुछ असाइनमेंट ली, अब आप खाली हैं। खाली हैं तो जिंदगी में जो प्रायोरिटीज हैं और हैप्पी जो अगले 20 साल की जर्नी है पोस्ट रिटायरमेंट की, उसको किस तरह आप उसके चैलेंजेस किस तरह देखती हैं, किस तरह उसके लिए आप मेंटली गियर अप हो रही हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, इस पर भी तो कुछ बताइए श्रोताओं को। देखिए, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और चांस की बात की दोनों ही बाहर सेटल्ड हैं। अच्छा। बेटा कनाडा में सेटल्ड है, बेटी अमेरिका में सेटल्ड है। दोनों वहीं पर शादी अपना करके वहीं सेटल हो गए। कोई उम्मीद उनकी वापस आने की नहीं। तो हम लोगों के लिए जो हमने पूरी जिंदगी अपनी यहाँ पर बिताई है, हमारे लिए एक ये बड़ा कल्चरल शॉक है एक तरीके से। कि हम अपने आप को यहाँ पर अपने परिवेश से अप्रूट करके और उनके पास चले जाएं। वो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हमें एट द एंड ऑफ द जर्नी लगता है कि शायद हम लोगों के पास वही एक विकल्प बचेगा। अभी नहीं, मे बी 10 साल बाद। और दूसरा जो हमें एक एंजाइटी जिससे होती है, एक चीज तो इस बात से एंजाइटी जरूर होती, मैं बहुत खुश होती मेरे बच्चे मेरे पास होते, इंडिया में सेटल्ड होते तो मेरे को ज्यादा खुशी होती। लेकिन ठीक है, बाहर हैं, अपने अपने दुनिया में मस्त है, उनको वही पसंद है। आई एम हैप्पी बिकॉज दे आर हैप्पी। सेकेंडली जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो लगता है वो हेल्थ से लगता है कि आई फील कि इस एज में आकर के सबसे बड़ा चैलेंज जो है हेल्थ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें और हैप्पीली अपनी लाइफ को जो हमारी जितनी भी बची हुई लाइफ है उसको हम अच्छे से निर्वाह कर सकें। अपने दोस्तों से मिलें, अपने परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों से मिलना जुलना का सिलसिला चलता है कि नहीं है?
हाँ, हम हाँ। लोगों का चांस की बात कि हम लोग लकी हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हमारे साथ पढ़ते थे ओके, अभी तक हमारे साथ हैं। वाह, तो हम लोगों का जो उस टाइम का जो ग्रुप है एक बना हुआ है, उसमें एडिशंस भी हुए हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस भी होते रहे अलोंग अ लाइफ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग का एक कोर ग्रुप ज़रूर बना हुआ है। हम लोग ज़रूर मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बल्कि अभी पिछले हफ्ते ही हम लोग मसूरी गए थे जी, और हफ्ता भर हम लोग यही 4-5 कपल्स जी, मसूरी होकर के आए हैं जस्ट एंजॉय करने के लिए। जी, तो हम लोगों का इस तरीके का एक जो हम हर वीकेंड पर मिलते हैं, ये एक ज़रूरी वो है कि सैटरडे संडे या तो पिक्चर देखते हैं या डिनर बहुत करते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया, और वीकडेज में डिपेंड करता है जी, कि कोई फ्री है कोई नहीं है तो मिल लिए। जी, इनके अलावा भी और लोग हैं जिनसे मुलाकात होती रहती है। बहुत अच्छा। तो हम लोगों का एक फेयरली एक्टिव सोशल लाइफ है। मेरे ख्याल से जो आपने कुछ बातें बताई ना कि अच्छा स्वास्थ्य रखिए, अच्छा सोचिए, बच्चों के लिए एक लिमिट से ज्यादा परेशान मत होइए, दोस्तों से मिलते जुलते रहिए, और थोड़ी बहुत सरकारी नौकरी करने के मारे जो आर्थिक सुरक्षा जिस तरह की है, रुपया पैसा रखिए, छोटी मोटी बातों के चक्कर में मत पड़िए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और बाकी बची जिंदगी को मजे से जिए, ये मेरे ख्याल से आपका मूल मंत्र श्रोताओं को है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आज आप आई, आपने समय निकाला। थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।